बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक जी। मैं हूँ आसमा सज्जाद, आपकी टीचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के लिए। ठीक है जी, आज हमारा है 11th लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन जी। ओके जी, पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे प्रीवियस 10 लेक्चर्स और मिड का सिलेबस भी हमने कवर कर लिया हुआ है जी। मिड्स के पेपर भी हो चुके हुए हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट मेक श्योर कि आप लोगों को वो चीज़ें मेमोराइज रहें, मतलब रट्टा नहीं मारनी, लेकिन आपको वो सब चीज़ें याद रहें जो आपने मिड्स तक कवर की थी। दोबारा से रिपीट करा दो कि हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है। हमने पढ़ लिया हुआ है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए अकाउंट्स पढ़ लिए हुए हैं, उसके मेथड्स ऑफ जो कलेक्शन थे कैपिटल के वो हमने पढ़ लिए हुए हैं। शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे, शेयर्स की एंट्रीज कैसे करनी है, यानी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होना है वो पढ़ लिया हुआ है। डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होना है वो पढ़ चुके हुए हैं जी। फिर हम पूरे अकाउंट्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैसे बनने हैं जी, यानी आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने उसके फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे जी। फ्रॉम जर्नल बनाया था, यानी एंट्रीज पास की थी हमने शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए, लेकिन हमने लेजर्स और उस चीज़ों को स्किप करके ट्रायल बैलेंस से हमने बनाना सीखा था जी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और एक और अकाउंट हमने पढ़ा था जी, जो हमारा इस सेकेंड सेमेस्टर में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में हमारे लिए नया था। जो पहला टॉपिक वो था जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने वो भी पढ़ा जी। उसके बाद हमने पढ़े जी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स अगर आपको दिए जाते हैं तो उन अकाउंट्स से आपने उसके फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने आप क्या पढ़ी थी जी, आप रेशोज़ पढ़ी थी और डिफरेंट रेशोज़ का एनालिसिस भी किया था। मैंने आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें आपके एक तो हेल्पिंग नोट्स थे जिसमें आपकी इलिस्ट्रेशंस थी, यानी सॉल्व्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दे के या वैल्यूज़ पुट करना सिखाई हुई थी जी कि आपने रेशोज़ में वो वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, यानी जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे। होपफुली आप लोगों ने वो किए होंगे। अगर आप लोगों ने इलिस्ट्रेशन की थी या इलिस्ट्रेशन समझ ली थी और उनकी प्रैक्टिस की थी तो आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन या जो आपके वो क्या लें जी न्यूमेरिकल जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने थे वो भी आप लोगों से सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हुए थे तो मैंने कहा था जी कि उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे रिप्लाई बैक कर दें या आप मुझसे कह दें जी कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूँ। लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई क्यूरीज मेरे पास नहीं आई, तो इसीलिए मैं उसका कोई भी स्टैंड नहीं ले रही। ठीक है जी, आज हमारा है लेक्चर नंबर 11। हमने क्या करना है जी, आज इसमें 2 टॉपिक्स कवर करने हैं जी। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड व्हाट इज़ इट्स रिलेशन विद इन्वेंट्री, यानी इसका इन्वेंट्री के साथ क्या लिंक है, इन्वेंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ये किस तरह से उनको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब हमने रेशोज़ पढ़ी थी या रेशोज़ का एनालिसिस किया था या फाइनेंशियल एनालिसिस किया था आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स का, वहाँ हमने पढ़ा था जी एक ऑपरेटिंग रेशो में भी पढ़ा था, एक तो और रेशोज़ थी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में भी हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने पढ़ा था जी उसका फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है जी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका इन्वेंट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है, और अगर आपको इन्वेंट्रीज नहीं दी गई तो उन इन्वेंट्रीज को कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टुवर्ड्स दी व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होती क्या है। तो उसने कहा है जी इट इज़ द अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द बिजनेस गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब 2 वर्ड्स पे आपने फोकस करना है जी, मैन्युफैक्चर एंड सेल, यानी वो चीज़ें जो वर्क इन प्रोग्रेस में हैं उनकी कॉस्ट ऑफ गुड आप नहीं लेंगे, या आपकी वो चीज़ें जो आपकी सेल के लिए अवेलेबल हैं। द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द बिजनेस गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो या तो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही हैं या बनी बनाई चीज़ें ख़रीद के बेच रही हैं वो करेंगी। दरमियान में जो इंटरमीडियरीज हैं उनको अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। अब एक ही कंपनी हो सकता है एट अ सेम टाइम मैन्युफैक्चर भी कर रही हो और सेल भी कर रही हो,
और उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी हो तो वो कहता है जी वो अमाउंट जो कि आपको चीज़ें मैन्युफैक्चर करने और सेल करने के लिए विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिक्वायर होती है अमाउंट, वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी उसके फॉर्मूला पे कि जी हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने पढ़ा था जी, आपका जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हमने फॉर्मूला देखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये है जी सिंपल सा फॉर्मूला। अब वो कहता है जी ये उसके लिए है जो कि अपनी बनी बनाई चीज़ें ख़रीद के बेच दे रहे हैं, यानी कह लें जी सेलिंग कॉरपोरेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। यानी उसने ओपनिंग स्टॉक कितना ख़रीदा प्लस परचेजेस जो फर्दर चीज़ें परचेज की माइनस क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है ये उस फर्म के लिए है या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यानी जो अपनी चीज़ें खुद बना के बाद में सेल आउट कर रही है। अब इसके लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होंगे जी, वो मैंने यहाँ स्टार लगा के लिखा हुआ है ऑन फुट नोट। इसको फुट नोट्स कहते हैं, जो आपके नोट्स के नीचे वाला लाइन होती है तो उसको कहते हैं जी नेट परचेज का मैंने फॉर्मूला लिख दिया परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स और डिस्काउंट्स। हमारे यहाँ नॉर्मली या हमारे क्वेश्चंस में नॉर्मली ये परचेजेस रिटर्न होती है, तो परचेजेस में से रिटर्न्स माइनस करने के बाद जो उनकी नेट वैल्यू बचती है वो आपकी नेट परचेजेस कहलाती हैं। ठीक है जी, आप ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा से देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री और स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस के अंदर आपने क्या शामिल करनी है जी, कॉस्ट ऑफ लेबर। अच्छा, अगर नॉर्मली देखा जाए जब मैं ये सारा फॉर्मूला बोल लूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मूला है या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड है। ये सारी वैल्यूज़ डेबिट साइड पे और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट साइड पे होती है, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है। ओके जी, प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस मटेरियल एंड सप्लाईज एंड प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट। मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ वही ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। और माइनस क्या कर देना है जी, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। आपको अगर याद हो लास्ट वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो या सुना हो और आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हों तो वहाँ हमने एक जगह ये भी पढ़ा था जी कि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके फॉर्मूले में उन्होंने दिया हुआ था जी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह करके कोई फॉर्मूला दिया था, उन्होंने कहा था जी इट इज़ इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हो सकता है अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक ये भी फॉर्मूला था, बट फोकस ऑन दीज टू। अगर आपको पेपर में आता है तो मेक श्योर कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 80% क्वेश्चंस में वो यही फॉर्मूला देता है। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी है तो आपने फॉर्मूला लगाना है जी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर परचेजेस नेट नहीं दी हुई, सिर्फ परचेजेस की वैल्यू है तो इट्स ओके। अगर उसने रिटर्न्स भी दी हुई हैं तो ये आप परचेजेस माइनस रिटर्न्स करके जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, यानी यहाँ पे भी नेट परचेजेस हो जाएंगी। अगर वो ऊपर लिख देता है जी इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और साथ में उसने डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब वो कहता है जी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी हमने ये फॉर्मूला तो देख लिया बट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री। तो अगर आप ध्यान दें इन दोनों फार्मूलाज पे अगर फोकस करें तो अगर आपके पास क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती तो यू कांट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी अगर आपके पास इन्वेंट्री की कोई वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट नहीं की जा सकती। विदाउट द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री यू कांट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर कोई पूछे कि इन्वेंट्री की क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो कहें जी कि जैसे इंसान के जिस्म में दिल की अहमियत है वैसे ही इन्वेंट्री की अहमियत है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए। यानी अगर आपके पास कोई एक वैल्यू भी मिसिंग है क्लोजिंग इन्वेंट्री की या ओपनिंग इन्वेंट्री की तो यू कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अब चलते हैं जी मेथड्स ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपको कोई एक वैल्यू मिस दी गई है ओपनिंग इन्वेंट्री की या क्लोजिंग इन्वेंट्री की, और आपको कहा गया है जी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करें, और डिफरेंट आपको उसने क्या लीजिए ट्रांजैक्शंस दे दी हैं, तो आप क्या करेंगे जी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी कौन से वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जा सकती है या कैलकुलेट की जा सकती है। तो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री हैं जी 3, आपका फाइफो, लाइफो और एवरेज कॉस्टिंग मेथड है। अब आप ये सोच रहे होंगे जी कि ये क्या बुलाए हैं जी, या ये नाम क्यों रखे गए हैं? तो हमने कहा जी हर ऑर्गेनाइजेशन का मेथड अलग होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती हैं जी कि जो चीज़ें पहले आई हैं उन्हें पहले बेच लें, कुछ प्रेफर करती हैं जी जो बाद में ख़रीदी हैं वो पहले बेच लें, कुछ कहती हैं जी एवरेज कॉस्ट पे हम अपनी इन्वेंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर लें। मैं इसके लिए आपसे एक आगे जाके एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर बच्चों को आता होगा तो वो देंगे, और अगर ये लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें वो क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। मैंने कहा हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि वो किस तरह से अपनी इन्वेंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। अब 3 मेथड्स हैं जी, यानी फाइफो, लाइफो एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। मैंने दोबारा से नाम बोले। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये 2 कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा जी हमारा फाइफो का और दूसरा होगा हमारा लाइफो का। यानी एक टॉपिक हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, कि व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने कहा उसकी डेफिनेशन में ही उसने इंपॉर्टेंस बता दीजिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। उसने कहा जी किसी भी पॉइंट एंड टाइम पे अगर आप अपनी मैन्युफैक्चर गुड्स या सेलिंग गुड्स की प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है उसके लिए जानना ज़रूरी है, एक्यूरेट प्रॉफिट जानने के लिए कि व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि उसने इन चीज़ों को बनाने के लिए कितना पैसा लगाया था और टोटल इसने कितनी अमाउंट की चीज़ें सोल्ड आउट की हैं। यानी जब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई, परचेजेस भी आ गई, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई, तो पता लग जाएगा जी व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हम अब आगे हुए हैं जी, और हमने ये कहा है कि जी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। तो मैंने ये कहा हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट मेथड होता है जी, वो अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से अपना मेथड चेंज कर सकती हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही जैसा मेथड सारी ज़िंदगी के लिए इख्तियार करे। टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द, अगर एक ही कंपनी है और उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से उसका रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री मेथड चेंज हो सकता है। ठीक है जी। अब मैं तीनों की एक कहना जी जनरल सी डेफिनेशन उर्दू में ही समझाऊंगी। उसके बाद मैंने कहा कि मैं इसके दरमियान में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ लेक्चर के, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सबसे पहले आ जाए जी फाइफो मेथड। फाइफो का नाम, अब कुछ बच्चे इसको फीफो भी पढ़ेंगे बिकॉज इसकी स्पेलिंग है या इसको स्पेल किया जाता है FIFO, बट बेसिकली इसको फाइफो कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशन ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी एक ऐसा रिकॉर्डिंग मेथड जिसमें आप वो इन्वेंट्री सबसे पहले बेचने की कोशिश करते हैं जो आपने पहले ख़रीदी थी। मतलब एक चीज़ आपने यकम को ख़रीदी है, एक चीज़ 10 तारीख को ख़रीदी है, तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपने यकम को ख़रीद के रखी हुई है अगर कोई लेने आता है तो आप उसको ही बेचें। यानी जो चीज़ पहले बिजनेस में इन हुई है उसको आउट भी पहले ही होना चाहिए। दिस इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। मैंने कहा आप इसमें एज्यूम करते हैं जी जो चीज़ या जो प्रोडक्ट या जो परचेजेस आपने पहले की हुई हैं उन्हीं को पहले आपने सेल आउट करना है। यानी जो चीज़ें बिजनेस में पहले इन हुई हैं वही चीज़ें पहले आउट हों। लाइफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने कहा हर बिजनेस अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से अपना मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज चेंज कर सकता है। तो लाइफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। हो सकता है उसकी चीज़ों की नेचर ऐसी हो कि वो लॉन्ग रन में चल सकती हों, यानी उस पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो जी, विदाउट रिगार्डिंग सीज़न का फ़र्क ना पड़ता हो, लोगों के टेस्ट का फ़र्क ना पड़ता हो, कोई भी टेक्नोलॉजी का फ़र्क ना पड़ता हो, तो वो कहे जी लास्ट इन
फर्स्ट आउट, यानी जो मैंने सबसे लास्ट पे ख़रीदी हैं, यानी जो अभी रिसेंटली ख़रीदी हैं, उन्हें सबसे पहले बेचूंगा। लास्ट इन का मतलब है जी रिसेंटली परचेज, 10 तारीख को ख़रीदी है, 11 तारीखों को ख़रीदने आ जाता है लेने के लिए, तो आप सबसे पहले 10 तारीख वाली को बेचेंगे। एक तो इतनी गर्मी में पंखा बंद करके लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए बंदे को खुद ही पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। वही एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट करूँगी लास्ट इन फर्स्ट आउट के लिए। एक चीज़ आपने यकम को ख़रीदी है, एक चीज़ आपने 10 तारीख को ख़रीदी है, तो कौन सी वाली लास्ट इन है? 10 तारीख वाली। अब लास्ट इन का मतलब 10 तारीख वाली चीज़, फर्स्ट आउट का मतलब अगर 11 तारीख को आपसे कोई चीज़ परचेज करने आया है तो लाइफो मेथड के अकॉर्डिंगली अब आप यकम जनवरी वाली प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। नाउ यू विल सेल आउट द प्रोडक्ट विच यू हैव परचेज ऑन जनवरी 10, यानी जो आपने जनवरी या फरवरी या किसी भी महीने की 10 तारीख को चीज़ खरीदी हुई थी, अब आप पहले वो सेल आउट करेंगे। मैंने कहा फाइफो मेथड में अगर पहले नहीं भी एक्सप्लेन किया तो अब दोबारा से बता देती हूँ जी। मेजर डिफरेंस या कह लें जी बहुत माइनर सा डिफरेंस भी हो सकता है इन दोनों के दरमियान में, कि माइनॉरिटीज़ चेंज हो जाए, यानी कि एक छोटी से छोटी चीज़, जो छोटे से छोटा नुक्ता भी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझा सकता है। और वो ये है जी, फाइफो मेथड में हो सकता है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हों, आपकी वेदर से रिलेटेड हों, यानी सीजनल थिंग्स हों। अगर सर्दियों की चीज़ें हैं तो वो कहेगा जी जो चीज़ पहले ख़रीदी है वो पहले बेच दूँ। अगर गर्मियों की चीज़ें हैं तो वो कहेगा जी उसकी कोशिश होगी मैंने जो चीज़ पहले ख़रीदी है वो पहले बेच दूँ ताकि चीज़ ख़राब ना हो जाए। दूसरी रीज़न हो सकती है जी उसका टेक्नोलॉजिकल चेंज, अगर उसने कोर जिस तरह आपके कोर प्रोसेसेस वाले लैपटॉप्स होते हैं तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, पहले तो बहुत पुराने i7 i5 i2 जिस तरह हो गए, यानी तब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती थी, तो तब वो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला, या फाइफो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। बट जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होना शुरू हुई, जैसे आजकल है जी हर 6 महीने बाद आईफोन अपना नया डिज़ाइन निकाल देता है, या कोई और फ़ोन या कोई ब्रांड अपने अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट या लेटेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में दे देता है, तो अब आपको क्या करना है जी, नाउ यू हैव टू फॉलो दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी जो चीज़ पहले ख़रीद ली है उसको पहले बेचने की कोशिश करें ताकि आपकी वो गुड्स जो हैं वो सेल आउट जल्दी हो जाए और उनको कह लें जी ऑब्सलीट ना हो जाए, यानी टेक्नोलॉजी पुरानी ना हो जाए। उसके बाद मैंने लाइफो समझाया जी, इसमें हो सकता है कि जी कोई रिगार्ड ना हो, विदाउट एनी रिगार्ड आपका बिजनेस ऐसा है जी जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चीज़ें रखी भी रखें, यानी आप स्टॉक कर सकते हैं उसको फॉर अ लॉन्ग रन, तब आप लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है जी कोई फिक्स एसेट्स हों, जिस तरह रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, जिनके ख़रीदने पे या ना ख़रीदने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, आज कीमत 50 रुपये है तो हो सकता है उसे लगेगा जी हो सकता है 10 दिन बाद भी 50 रुपये रहे, सो ही विल फोकस कि लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड ही यूज़ करता रहूँ, फाइफो पे ना जाऊँ। एवरेज कॉस्टिंग मेथड बहुत आसान है जी, आपने जितनी चीज़ें परचेज़ की हैं, जितनी चीज़ें पहले ख़रीदी थी, जितनी अब ख़रीदी हैं, कोई लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं। जब भी आपको सेल करनी है एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, अगर सपोज़ आपने एक चीज़ यकम को ख़रीदी, तब ख़रीदी थी 10 रुपये की, 2 तारीख को ख़रीदी वो 11 रुपये की हो गई। अगर 3 तारीख को आपसे कोई प्रोडक्ट ख़रीदने आता है और आपसे 2 चीज़ें ही मांगता है, यानी एक प्रोडक्ट 10 रुपये की है, एक 11 रुपये की है, 3 तारीख को आपसे कोई शख्स आया ख़रीदने 2 प्रोडक्ट, यानी दो यूनिट्स ख़रीदने आया, यानी एक फ्रिज 10 रुपये की है, एक 11 रुपये की है। 3 तारीख को एक शख्स 2 फ्रिजें ख़रीदने आया है, बट नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन एवरेज कॉस्ट मेथड। आप कहते हैं जी मुझे लॉस ना हो, तो आप क्या करेंगे जी 10 + 11 यानी इनके एवरेज निकाल लेंगे, तो ये बनेगी 10.5, यानी आप उसे पर यूनिट 10.5 रुपये में ये एवरेज, ये आपको चीज़ें तब समझ आएंगी जी जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी आप लोगों को मेरी कहानी लग रही होगी जी कि शायद मिस का दिमाग ख़राब हो गया है, या गर्मी में मिस का दिमाग चल चुका हुआ है, जो हमारा दिमाग खाए जा रही हैं ये चीज़ें। एवरेज कॉस्ट मेथड आपको सिर्फ एग्जांपल दी है जी कि आपने 2 वैल्यूज़ की एवरेज निकाल के आपने उस वैल्यू पे वो चीज़ बेच देनी है। अब ये ऐसा बिज़नेस हो सकता है जी जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हों जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी उसने लागू किया हो, या वो डिटर्मिन ही ना कर सकता हो जी कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उस सूरत में वो कहेगा जी कि मैं ऑन अ सेफ़र नोट या ऑन सेफ हैंड खेलते हुए अपनी इन्वेंट्रीज़ को एवरेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूँ। आज मैंने कहा जी 2 मेथड पढ़ने हैं, फाइफो का और लाइफो का।
सो पहले हम करेंगे जी फाइफो मेथड। फाइफो मेथड को डिटेल से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। ओके जी, फाइफो मेथड मैंने पहले भी बहुत समझा दिया हुआ है जी कि फाइफो मेथड में आप क्या करेंगे जी, जो चीज़ें आपने पहले ख़रीदी हैं वही चीज़ें पहले सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर वो क्या कहता है जी डेफिनेशन में, अंडर दिस मेथड वी एज्यूम और वी रिकॉर्ड दैट द ओल्डर इन्वेंट्रीज आर सोल्ड एंड नेवर आर केप्ट फॉर द फ्यूचर। यानी हमने जो चीज़ पहले ख़रीदी थी उसको पहले ही फ़रोख्त कर दिया, यानी ऐसा माल जो कि यानी सॉरी माल नहीं, उसने कहा जी ऐसी इन्वेंट्रीज़ जो आपने सेल करनी थी फ़ौरन से कर दी ख़रीदी हुई और आपने कभी भी उन्हें फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं किया। एग्जाम्पल, अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी एग्जाम्पल पे बेस करता है जी। उसने कहा जी बाइक लिमिटेड परचेज्ड 10 बाइक्स ड्यूरिंग जनवरी एंड सोल्ड 6 बाइक्स। अब देखें वो हमें पूरी डिटेल नहीं बता रहा कितने की ख़रीदी कितने की बेची, उसने सिर्फ हमें ये चीज़ें बताई, बाइक लिमिटेड परचेज 10 बाइक्स ड्यूरिंग द जनवरी एंड सोल्ड 6 बाइक्स, डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन एज फॉलोज या बिलो। उसने सिर्फ बताया जी कि उसने पूरे जनवरी में 10 बाइक्स ख़रीदी और 6 बाइक्स बेची हैं। अब हमें नहीं पता ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। एंड सपोज कि वो क्वेश्चन में ये कहता है जी, या इसमें अगर हम ये भी लिख लें जी दैट द ट्रांजैक्शंस या अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड या इन्वेंट्रीज आर रिकॉर्डेड अंडर फाइफो मेथड। मैं यहाँ लिख लेती हूँ जी, inventory is to be recorded under FIFO method। यानी आप अपनी इन्वेंट्रीज को FIFO मेथड के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी डिटेल्स की तरफ। फिर हम न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे या अपने उस क्या लें जी अकाउंट में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर देखेंगे जी कि हमें कितने अच्छे से समझ आती है और कितने अच्छे से नहीं। पहले इसकी डिटेल्स पढ़ लो। उसने कहा है जी ही परचेज, यहाँ ऊपर उसने कहा था जी ही परचेज या ABC लिमिटेड परचेज 10 बाइक्स और उसमें से उसने 6 सेल की हैं। बट व्हाट्स द प्रोसीजर कि जिसके थ्रू उसने परचेज की हैं और सेल की हैं, वो ये था जी they purchased 5 bikes on 1st of January at ₹50 each। यानी उन्होंने यकम तारीख को पहले 5 बाइक्स ख़रीदी $50 ईच के हिसाब से। सेकेंड ट्रांजैक्शन में 5 तारीख को उन्होंने 2 बाइक्स सेल आउट कर दी। इसका मतलब है जी प्राइस मेंशन नहीं की और फाइफो मेथड के अंदर है तो उन्होंने कहा जी जो 50 रुपये की ख़रीदी हैं उन्हीं में से 2 सेल आउट कर दी। अब भी मैं इसको नहीं समझाने की कोशिश करूँगी, अब मैं सिर्फ अब पढ़ती जा रही हूँ। 10 जनवरी को उसने फिर एक और बाइक सेल आउट की, ठीक है जी। फिर उसने 15 तारीख को क्या किया जी 15th of January को ही परचेज या दे परचेज 5 बाइक्स एट अ कॉस्ट $70 ईच। रुपीज़ नहीं है, नोट कीजिएगा, डॉलर्स में अमाउंट है। सो हम इस क्वेश्चन में भी रुपीज़ का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, विल यूज़ डॉलर्स। उसके बाद 15 तारीख को ख़रीदने के बाद 25 जनवरी को दे सोल्ड 3 मोर बाइक्स। अब उन्होंने जब 3 बाइक्स बेची तो उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है जी, उसके लिए हम एक पेपर लेते हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मार्क्स लगा दिए हैं। मैंने जूम आउट इसलिए किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ध्यान से देखें जी, ये फर्स्ट लाइन है, मैंने इसमें देखिए कोई लाइन नहीं लगाई, ये एक कॉलम, ये 2 कॉलम और ये तीसरा कॉलम। यानी आपने 3 मेजर कॉलम्स लेने हैं, उनके अंदर आपके पहले कॉलम में भी फर्दर 3 कॉलम्स होंगे 1 2 3, दूसरे में भी 1 2 3 और थर्ड वाले में भी 1 2 3। अब मैं बताती हूँ जी ये कॉलम्स किस लिए हैं। फर्स्ट वाला कॉलम ब्लैंक है, इसके ऊपर मैंने जगह छोड़ी है, दिस इज़ फॉर डेट। ये आपकी डेट लिखने के लिए कि जी आज क्या तारीख़ है और किस डेट पे हम वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यहाँ ऊपर हम लिख रहे हैं जी परचेज्ड। इस वाले कॉलम में आपकी परचेज की इंफॉर्मेशन आएगी, कितने यूनिट परचेज किए हैं, व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट, यानी एक यूनिट कितने का ख़रीदा है और यहाँ पे
टोटल अमाउंट कितनी है सारे परचेज यूनिट्स की। अब आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम परचेज्ड आपने लिखने हैं या परचेजेस कितनी है आपकी, और परचेजेज में यूनिट कितने खरीदे हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, एंड टोटल अमाउंट। अब यहाँ टोटल अमाउंट रुपीज़ में नहीं है, डॉलर्स में है, तो मैंने ये डॉलर साइन यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा दूसरा जो कॉलम है मेजर, उसके ऊपर हमने लिखना है जी इशूज़ या इशूड। अब आपके इशूड यूनिट्स या सोल्ड यूनिट्स कितने हैं, इसको वैसे इशूड ही लिखा जाता है, लेकिन मैं आपके आसानी के लिए इसको सोल्ड यूनिट्स भी। अब यहाँ पे है जी कितने यूनिट्स सेल आउट किए हैं, प्राइस पर यूनिट क्या है, ये जो लाइन है ये पर का साइन शो कर रही है जी कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है, एंड व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट इन डॉलर्स। और लास्ट पे हमने हिसाब लगाना है जी टोटल का, कि हमारे पास कितने टोटल यूनिट्स हैं जी जो रिमेनिंग है या जो हमारे पास बच गए हैं। यहाँ पे आएगी जी आपकी प्राइस पर यूनिट, और लास्ट में आपके टोटल यूनिट्स कितने होने चाहिए, या सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ दोज यूनिट्स कितनी होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप लोगों को नज़र नहीं आता, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो भी आप लोगों को आना थोड़ा मुश्किल है, तो कोऑपरेट कर लें। मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, हम इनको बारी बारी करते जाते हैं। ओके जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी कि ऑन January 1st ABC बाइक लिमिटेड या बाइक लिमिटेड परचेज 5 बाइक्स एट अ रेट ऑफ 50 ईच। यानी January 1st को वो क्या कह रहा है जी, 5 बाइक्स खरीदी एट अ रेट ऑफ 50 ईच। इसको अब यहाँ करते हैं, डेट हम यहाँ ऊपर मैंने मेंशन कर दिया जी जनवरी, और डेट आ गई हमारी 1st। अब परचेज कॉलम में एंट्री हुई है, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं। परचेज में क्या है जी, दे परचेज्ड 5 बाइक्स एट अ रेट ऑफ 50 ईच। तो 5 × 50 यानी आपने $250 की टोटल परचेजेस की। अब इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं, तो 1 जनवरी को जो आपकी टोटल होंगी या जो आपकी टोटल ट्रांजैक्शंस की अमाउंट होगी वो आएगी जी 5 यूनिट्स है एट अ रेट ऑफ 50 ईच, और यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू आ गई जी 250। इन अकाउंटिंग जब हम इसे करते थे तो हम वी यूज़ टू ड्रॉ अ लाइन। आप लोग अगर रजिस्टर पे कर रहे हैं और उसको इसी तरह से आपने रखा हुआ है, तो कोशिश करें कि लाइन ड्रॉ कर लें, अदरवाइज़ आप लोगों को मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ध्यान से इसको यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये लाइन ड्रॉ कर दिया जी मैंने, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ऑन January 5 यानी आपकी सेकेंड ट्रांजैक्शन में व्हाट हैपेंड जी, ऑन January 5 दे सोल्ड 2 बाइक्स। अब उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया जी कि बाइक्स की प्राइस क्या होगी, तो हमने बीइंग अकाउंटेंट हमने अपनी अक्ल लड़ाई, हमने कहा जी उसने 1 जनवरी को 5 यूनिट ख़रीदे थे 50 रुपये के हिसाब से, तो अब उसको कोई प्रॉफिट लॉस की फ़िक्र नहीं है। वो क्या कर रहा है जी, FIFO के अंडर अपनी रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शंस को, एंड ही इज़ डूइंग कि मैंने जो चीज़ पहले ख़रीदी है उसको पहले ही सेल आउट कर लो विदाउट रिगार्डिंग प्राइसेस। मैंने कहा था जी कि FIFO मेथड में आपकी सीजनल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जिसमें आपको प्राइस का कोई भी लेना देना नहीं होगा, आपको सिर्फ ये है जी कि मेरी प्रोडक्ट्स बिक जाएँ, ख़राब ना हो जाएं, और कोई भी और या किसी तरह टेक्नोलॉजी इसकी चेंज ना हो जाए। सो January 5 को हमने अब परचेज नहीं करना, सोल्ड वाले कॉलम में आ जाना है जी, और हमने कितनी बाइक्स सेल आउट कर दी हैं, 2। तो यूनिट्स में क्या आएगा जी, 2 यूनिट्स, वी हैव सोल्ड 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, और कितनी अमाउंट के सेल आउट होंगे जी, ये $100 के। अब हमारे पास क्या बचा है जी, या क्या बचता है, तो हम अगर टोटल वाले कॉलम में, अच्छा इसके लिए एक और मज़े की बात है कि अगर तो कोई बच्चा मतलब समझदार, तो आप माशाल्लाह सारी बहुत हैं, अगर हम ध्यान दें तो उसने कहा जी ये परचेज है, ये सोल्ड है, अगर कोई चाहे तो वो सिंपली
सीधा सीधा यहाँ पे 3 लिख दे और कितने यानी 3 यूनिट्स बचते हैं अब हमारे पास पीछे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 ईच, और हमारे पास कितनी अमाउंट की बाकी बची 100। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आती तो हम कहेंगे जी यही वाला बैलेंस नीचे लाएं। 5 यूनिट्स थे एट अ कॉस्ट ऑफ 50 ईच और टोटल अमाउंट थी 250। हमने सेल आउट कितने किए हैं यानी माइनस कर दें इसमें से 2 एट अ रेट ऑफ 50 ईच और अमाउंट कितनी गई उसमें से 100 रुपया। यानी अब जब बच्चे को समझ आएगी तो उसे लगेगा जी हाँ 5 पहले यूनिट थे, 2 बिक गए, अब रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं 3। मैंने कहा है जी इट्स अप टू यू कि आप ये वाली कैलकुलेशंस ना करें अगर आप लोगों को समझ आ रही है, और सीधा सीधा लिखते हैं जी 3 यूनिट्स रिमेनिंग है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 और 150 उनका टोटल है। बट अगर आप लोगों को जैसे आज पहली आपकी ट्रांजैक्शन अभी आप कर रहे हैं या पहली प्रॉब्लम सॉरी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं जी इसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं या 5 - 2 करके आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन में उसने कहा जी ऑन January 10 ही सोल्ड या दे सोल्ड 1 मोर बाइक। January 10 को फिर हमने क्या की जी एक बाइक सेल आउट कर दी एट अ रेट ऑफ 50 और टोटल अमाउंट कितनी जितने की हमने बेच दी 50। अब रिमेनिंग कितने थे जी 3 एट अ रेट ऑफ 50 और 150 माइनस कितनी हुई 1 एट अ रेट ऑफ 50 और $50 की और अमाउंट माइनस हो गई। मैं अब स्केल से लाइन लगाने की बजाय मैं सीधा सीधा लिखते हैं जी 2 यूनिट्स आर रिमेनिंग एट अ कॉस्ट या प्राइस पर यूनिट 50 और रिमेनिंग कितने यूनिट्स टोटल $100 के। उसके बाद उसने 15 तारीख को क्या किया जी 15th of January दे परचेज 5 बाइक्स एट अ रेट ऑफ 70 ईच। वेरी गुड। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में सिर्फ हमारा FIFO मेथड ही कंप्लीट होगा क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यानी आज भी 2 टॉपिक्स कवर हो गए, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और पहला मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। चलिए जी इसको पूरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी इससे पहले कि हमारा टाइम ख़त्म हो जाए। 15 जनवरी को क्या हुआ जी मुझे लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। सियाने कहते हैं जी एक दफ़ा ना भी करना चाहो तो मरता क्या ना करता सब कुछ ही करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली 2 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे बार बार ये लाइंस ड्रॉ ना करनी पड़े। ओके जी जल्दी से आ जाएं January 15 पे। दिस इज़ January 15 दे परचेज 5 मोर बाइक्स यानी 5 और बाइक्स खरीद ली एट अ रेट ऑफ 70 ईच और 7 यानी $350 की टोटल उसने मज़ीद परचेज़ कर ली। नाउ व्हाट हैपेंड हमारे पास कितनी बची थी जी 2 एट अ रेट ऑफ 50 ईच और $100 की हमारे पास रह गई थी। अब हमने मज़ीद 5 खरीद ली $70 की और टोटल कितना हो गया 350। इनको टोटल करें सॉरी मैं जिस बाती हो के ज़रा ज़्यादा बड़ा बड़ा करके लिख गई 5 एट अ रेट ऑफ 70 ईच और 350 तो टोटल कितना हो गया 7 यूनिट्स है अब हमारे पास। प्राइस कितनी है जी 50 और 70 के हिसाब से ही बट टोटल इज़ $450 यानी अब हमारे पास $450 का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ वाले कॉलम में आपने अब इसको कुछ नहीं छेड़ना। यहाँ पे हो सके तो सिर्फ ये वाली ट्रांजैक्शन ही रहने दे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे है जी दे सोल्ड ऑन 25 दे सोल्ड 3 बाइक्स। 25 तारीख को उन्होंने 3 बाइक्स यानी ये डेट आप कौन से कॉलम में आ जाएंगे जी सोल्ड वाले में। उन्होंने 3 बाइक्स खरीदी। अब हमने कहा जी वी आर फॉलोइंग FIFO मेथड। जो पहले ख़रीदी या पहले हमारे पास पड़ी हो पहले वो बेचेंगे और उसके बाद पहले के कितने यूनिट्स पड़े हैं जी 2। हम क्या करेंगे जी पहले हमने वो 2 यूनिट बेचे और उनकी प्राइस क्या थी $50 और ये कितने के हो गए यानी हमारी पिछली इन्वेंट्री जो $100 वाली थी वो ख़त्म हो गई। यूनिट कितने बेचने थे 3। अब हम वो 1 यूनिट कहाँ से बेचेंगे जी नाउ वी विल सोल्ड या वी विल सेल आउट 1 बाइक विच वी आर कॉस्टिंग ₹70 और ये कितने डॉलर की जाएगी $70 की। अब आपके पास रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे जी ये वाली ट्रांजैक्शन या ये वाली ट्रांजैक्शन तो ब्लैंक आउट हो गई। 5 वालों में से कितने रह गए जी अब ये वाला हम बैलेंस नीचे लाएंगे जी। पहले हमारे पास थे 5 अब उसमें से कितने चले गए एक $70 के हिसाब से और माइनस कर देंगे जी 70 तो 4 यूनिट रह गए और इसकी प्राइस बनेगी जी
सॉरी 350 था ये, मिस्टेक। तो ये रहेगी आपकी 280 और यहाँ आपका $70। यानी FIFO मेथड के अंदर जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी जी $280 की, और अगर ओपनिंग एंट्री होती तो वो हमारी होनी थी $250 की। यानी ओपनिंग स्टॉक हमारा $250 का था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 280 का है। ठीक है जी। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइफो मेथड और एवरेज कॉस्टिंग मेथड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। वॉच तो आप लेक्चर ही कर रहे होते हैं जी, सारी बातें मुझे तो देख नहीं सकते। ओके जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और थोड़ा सा पढ़ भी लिया करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप लोग सुनते तो हैं बट आप लोग इस चीज़ों पे फोकस नहीं करते, बार बार कहने के बावजूद भी आप ध्यान नहीं देते अपनी पढ़ाई पे। सो मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि पढ़े बगैर बेटा जी ज़िंदगी में कहीं गुजारा नहीं है। आपके दोस्त दुश्मन सब साथ छोड़ जाते हैं जब आप पढ़ाई छोड़ के किसी और कामों की तरफ जाते हैं। ओके जी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।